बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अहम उनके रहनुमा थे उनको इलेक्शन में कामयाब करवा लिया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा जिन पर रेड लाइन लगाई गई थी वो भी जीत गए हैं, जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है। साथ पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्तों पर जो रिज़र्व सीट्स हलफ का मामला उसके ऊपर समाअत हुई और बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं दरख्वास्तें, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर एक सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जारी हो गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वज़ारत कानून ने यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब की वज़ारत ने अलामिया जारी किया है। कल जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की मंशा के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया हलफ लेने का, उसको सराहते हुए और जो तनकीद कर रहे हैं उन पर तनकीद की गई है कि आप इतने अजीम नोटिफिकेशन और फैसले पर कैसे तनकीद कर सकते हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। ये अलामिया है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में जो एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, वो वाक़या तो ईद से या जो ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले का है, लेकिन वो अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। जो सोशल मीडिया किसी को पसंद नहीं है, ना अदालतों को, ना इदारों को, ना हुकूमतों को, ना सियासी रहनुमाओं को। लेकिन अगर ये ना हो और ये प्रेशर डेवलप ना हो तो जो वक़ुआ ईद से 3 दिन पहले का है, अब आग की दहशतगर्दी के मुकदमात दायर करके उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। जो लड़के और लड़की को इस बात को छोड़ दें कि वो उनका क्या तल्लक था, उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें कानून का एक प्रोसेस है। लेकिन इस तरीके से जो लोग हैं, एक बड़ा मजमा एक लड़की को, निहत्ती लड़की को इस तरह कत्ल करे, ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। और ये हमारे मुआशरे का एक बदकिस्मत चेहरा है, जो एक हकीकत है। जो पंजाब में भी यही हालात हैं, बाकी सूबों में भी इससे ज़्यादा ख़राब हालात हैं। तो अब उस पर जो पेशरफ सामने आई है, एक तो मुलजमान FIR हुई दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत भी, और उसमें 302, उसमें लड़के को भी कत्ल किया गया, लड़की को भी कत्ल किया, दोनों को। उसके बाद जो जिरगे का फ़ैसला देने वाला था बदबख्त दरिंदा, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसको ना दीन का पता, ना शरीयत का पता, ना कवानीन का पता, सिर्फ वो वडेरा है जो जहालत से वडेरे बनते हैं और वो फ़ैसले लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले कर रहे हैं, वो गिरफ़्तार हो गया। उसके बाद बाकी जो लोग थे वो गिरफ़्तार हो गए हैं, जो ज़िम्मेदारान थे। एक तमाशा था, आपने वो वीडियो देखी है कि उनके अंदर तो गैरत तो ख़त्म हो गई थी, इससे बढ़ के बेगैरती क्या हो सकती है कि आप अपनी बेटी को 100 लोगों के सामने कत्ल कर रहे हैं, और ये आपकी गैरत है और यही आपको आपके जो रवायात हैं वो सिखाती हैं। और ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, ये एक अलमिया है और ये पूरे हमारे बरसगीर का अलमिया है। और ये इतना बदकिस्मत और शुक्र ये है कि सोशल मीडिया था जिन्होंने इस मामले को, एक तो लोगों को अवेयरनेस हुई है, लोगों को पता चला है कि ऐसे गलत इक़दामात से कौम कैसे स्टैंड लेती है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि एक तो वो गिरफ़्तार हुए, उनका जिस्मानी रिमांड हो गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है कब्र कुशाई का, कि दोबारा से चूँकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, DNA नहीं लिया गया था, या और जो फोरेंसिक जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने के लिए ये फ़ैसला किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया। वहीं पे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा के नवाही इलाके डेगारी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े, अब इसके ऊपर वज़ीर आला जो बैरून मुल्क गए हुए हैं एंजॉय करने के लिए, उनका क्या, उनको जिस मकसद के लिए लाया गया वो बैरून मुल्क हैं। यहाँ रोज़ बसों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं और वो बैरून मुल्क हैं, और वो वहाँ से कहते हैं जी कि वो तो उनका कोई अज़दवाजी तल्लक था ही नहीं। मैक्सिमम यही हो सकता है ना, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी, वो घर छोड़ के चली गई, उन्होंने खुला फाइल करके अपने खुला की डिग्री ली होगी और फिर वो जिसको चाहती थी उसके साथ शादी होगी। यही मैक्सिमम हो सकता है ना, जो ये कह रहे हैं कि उनका अज़दवाजी तल्लक नहीं था। भाई 1.5 साल के बाद जो आए तो वो 1.5 साल में कोई बग़ैर अज़दवाजी तल्लक के तो नहीं वो रह रहे थे। तो यही तरीक़ाकार होता है कि भाई वो पसंद नहीं था या ज़बरदस्ती शादी की गई, वो तकलीफ़ में होगी, उसने घर छोड़ा, उसने अदालतों में, कोर्ट ऑफ लॉ में खुला की डिग्री लेने के लिए केस फाइल किया, उसका खुला डिग्री हो गया। खुला डिग्री होने के बाद जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद उन्होंने जो डाइवोर्स का एक तरीक़ाकार है, उन्होंने शादी कर ली होगी। मैक्सिमम यही हो सकता है ना। लेकिन वज़ीर आला लेवल के बंदे की ऐसी बात करना कि जी वो उनके को अज़दवाजी तल्लुकात नहीं थे, ना भी हों, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स ना हों,
लेकिन इस तरीके से जो दरिंदगी है और इस तरीके से जो कत्ल आम है उसकी कोई कहीं गुंजाइश मौजूद नहीं है। और फिर ऐसे लोग, हमारे इस्लाम में तो काजी का एक कंसेप्ट है, काजी की क्वालिफ़िकेशंस हैं कि काजी किस लेवल का होना चाहिए। यहाँ आप जाहिल, अनपढ़, गंवार किस्म के जो वडेरे हैं, जालिम किस्म के, उनको आप काजी बना के तो वो फैसले देते हैं, तो ये जुल्म है। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर नोटिस लिया है। ये बेसिकली रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक नोट था जिसके ऊपर नोटिस लिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलूचिस्तान को तलब कर लिया है और अदालत ने कहा है कि वो इस मामले को आगे बढ़ाएगी। ये खुशाइंद बात है। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो किरदार हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और ऐसी इबरतनाक मिसाल होगी कि ना कोई वडेरा ऐसे फैसले देगा और ना कोई दरिंदा जो बेगैरत है वो ऐसा कोई कत्ल करेगा। वजारत कानून व इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में हलफ बर्दारी पर बिला जवाज़ तनकीद के हवाले से बयान सामने आया है। चंद सियासी अनासर आइन और कानून का मुताला किए बगैर सियासी मकासद के असूल के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मखसूस नशिस्तों के अरकान की हलफ बर्दारी को बिला जवाज़ तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो काबिल अफसोस अमर है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले और सेनेट इलेक्शन के आइनी अमल के हवाले से दानिस्ता तौर पर बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करने की मज़मूम कोशिश है। इस हवाले से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जिन्होंने आइन के आर्टिकल 255 के तहत अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाई, उन पर तनकीद भी बेबुनियाद और काबिल अफसोस है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद आर्टिकल 255 के तहत अगर किसी सूबे में किसी आइनी ओहदे की हलफ बर्दारी में दानिस्ता, तात्तुल या गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा हो तो दरख्वास्त वसूल होने की सूरत में उस सूबे के चीफ जस्टिस की दरख्वास्त तो वसूल ही नहीं हुई थी हुजूर, वो तो लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने और दरख्वास्त पे कार्रवाई होती, जुडिशल एक्शन होता, तो फिर तो हम जानते हैं 255(2) में है। लेकिन जब जुडिशल की बजाय एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए किया गया तो उसके ऊपर सवालात उठे। तो दरख्वास्त वसूल होने की सूरत में सूबे के चीफ जस्टिस की ये आइनी जिम्मेदारी है कि वह आइनी हलफ बर्दारी के लिए किसी शख्स की नामजदगी करे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जिम्मेदारी सौंप कर आइन के आर्टिकल 255(a) के तहत अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाई। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती और निज़ाम को शफाफ और बेहतर तौर से चलाने के लिए आइन पाकिस्तान मुकम्मल रहनुमाई करता है, जो अवामी नुमाइंदगान की मजमूई दानिश का अक्कासी और मुल्क की सलामती और मफादात का मुहाफ़िज़ है। ये जनाब वाला हमारी वजारत कानून ने कहा है जी कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल दुरुस्त है और आप इसके ऊपर नाजायज़ बातें भी ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है नाजायज़ बातें करने का। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MN शानदाना गुलजार ने अपने हल्के के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन पर जो उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी एक SHO कर रहा है उस इलाके का, उसके ख़िलाफ़ ये थाना जो पेशावर का एक थाना है SHO बड भी बेर, अब ये बुड बेर है या बड बेर है, ये पेशावर के हमारे दोस्त बेहतर जानते होंगे। तो ये बड बेर का थाना है और चूँकि इंग्लिश में बड बेर ही लिखा हुआ है तो ये वहाँ का थाना है। दायर दरख्वास्त पर समाअत की जस्टिस एजाज़ और जस्टिस फ़हीम वली ने शानदाना गुलजार ने दरख्वास्त दायर की थी SHO के ख़िलाफ़। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदा और अदालत से कुछ अर्ज़ करना चाहती है। MN शानदाना गुलजार ने कहा कि मेरे हल्के में लोग लापता हो रहे हैं, 3 माह में उनका कुछ पता नहीं चला, जिस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा कि हमारे सामने तो गुमशुदगी का भी कोई केस नहीं आया, आपके हल्के में क्या है, ये एक इशू रह गया है। जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा कि आपके हल्के में शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है। जस्टिस एजाज़ अनवर ने इस्तफसार किया कि 2013 से आपकी हुकूमत है, क्या आज तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया, वहाँ दुश्मनियाँ हैं, लोग कत्ल हुए, क्या सियासी लोगों ने आज तक इस मसले के लिए कोई जिरगा बनाया। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज़ अनवर ने सवाल रखा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक आइस, असलहा और हवाई फायरिंग पर पाबंदी है, मैं भी इस हल्के से हूँ, क्या वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज या ख़वातीन कॉलेज या कोई प्ले ग्राउंड आपने बनाया। दौरान समाअत जस्टिस एजाज़ अनवर ने मज़ीद कहा कि आप सिर्फ इस तरह से SHO का तबादला करवाने के लिए कुछ नहीं कह रहे, अगर इस हवाले से कोई FIR आई तो हम उसको सुन लेंगे, सिर्फ इल्ज़ामात पर हम किसी के खिलाफ कार्रवाई का कैसे हुक्म दें। 50 साल से इस इलाके में रहता हूँ, मुझे वहाँ के हक़ाइक़ मालूम है, ये बीबी शायद इस इलाका में रहती भी ना हूँ। जिसके जवाब में शानदाना गुलजार ने कहा मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ पर मेरा घर है। हल्के में काम के हवाले से शानदाना गुलजार ने कहा कि मैंने वहाँ पर ख़वातीन का कॉलेज और जच्चा बच्चा अस्पताल वहाँ मंजूर करवाया है, काम शुरू हो गया है। जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा आपको कोई लीगल बात करनी है तो करें, दीगर लोग बैठे हम उनको भी सुनना है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि वहाँ पर SHO के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, जिस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा तो उस पर तो हुकूमत ने इंक्वायरी का कहा है, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। खैर, अदालत ने SSP को नोटिस जारी करते हुए 23 जुलाई को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। जो इल्ज़ामात थे शानदाना गुलजार की जानिब से, उनका अदालत ने कहा कि उनको हम देख लेते हैं और उसके मुताबिक फिर अदालत इसको आगे बढ़ाएगी और फैसला करेगी। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुराद सईद हैं।
वो सेनेट इलेक्शन जीत गए हैं सबसे ज़्यादा, जो 26 वोटों के साथ जो उनके पास। अच्छा, अब जो मार्जिन था वो 18 वोटों का था। अब ये बात याद रखें कि एक सेनेटर बनने के, ये जनरल सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये मैं टेक्नोक्रेट की बात नहीं कर रहा, मैं ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल सीटों की बात कर रहा हूँ। जनरल सीटें थी टोटल 7, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 मिली हैं। 18 अगर एक बंदे के पास वोट होते ना तो वो एक सेनेटर बन जाता। ठीक हो गया। अब सुनते जाएं। मुराद सईद को 26 मिले, फैसल जावेद को जो 8 एडिशनल थे, जो उनको चाहिए थे उससे 8 एडिशनल थे। इसी तरीके से फैसल जावेद को 22 मिले, 4 एडिशनल थे। मिर्ज़ा अफरीदी को 21 मिले, 3 एडिशनल थे। और नूरुल हक कादरी को 21 मिले, जो 3 एडिशनल थे। अब ये जो एडिशनल को हम मिलाएं तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। मतलब कि वहाँ पर एक जो मेंबर बना। अब मैं आपको बताता हूँ आगे बाकियों के साथ क्या हुआ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ती तो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक जो बना लेती, एक गिनती और एक शुमार कर लेती कि भाई हमें एक सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए 18 वोट चाहिए, वो तकसीम कर देते कि ये MP इसको दे दें, ये इसको दे दें। आपके 5 जनरल सीटों पर हो सकते थे और इस तरीके से आप 7 सीटें जीत सकते थे। लेकिन ऐसा न किया गया। तल्हा महमूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके 18, अताउल हक के 17 और नियाज़ अहमद के 17 हैं। वो 17 वोटों से सेनेटर बन गए। यहाँ इनके 18 वोट एडिशनल पड़े। अगर इलेक्शन होता तो ये 7 और 4 का इलेक्शन होता। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर की वो है, आप उसको नलायकी कह लें या इनकी जो हिकमत अमली ऐसी है, या इनको अपने जो लोग थे MPs उनके ऊपर उम्मीद कोई डाउट था। कोई बात तो थी ना, जो इतना बड़ा वो किया गया है। तो इस बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 सीटें मिली हैं। आज़म सवाती भी टेक्नोक्रेट पे आ गए और एक खातून। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, जो सबसे अहम है, मुराद सईद हैं, फैसल जावेद हैं, मिर्ज़ा अफरीदी और नूरुल हक और एक आज़म सवाती और एक खातून, ये जीते हैं। अब मुराद सईद जिसके हवाले से हुकूमत कहती थी कि वो रेड लाइन है और उसके ऊपर अब लाइन लग चुकी है और वो किसी सूरत भी अब नहीं आ सकता इस पूरे प्रोसेस में, वो मुराद सईद सेनेटर बन गए हैं और सबसे ज़्यादा वोट मुराद सईद को मिले हैं। और जो सेनेट इंतखाबात में अताउल हक दरवेश, नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, अमीर मुकाम के बेटे नियाज़ अहमद, मिर्ज़ा अफरीदी, मुराद सईद, पीपल्स पार्टी के तल्हा महमूद, ख़वातीन नशिस्तों पर रुबीना खालिद PTI की और रुबीना नाज जो दूसरी जमात है, और टेक्नोक्रेट पर दिलावर ख़ान जो हैं JUI के और पीपल्स पार्टी के, दिलावर खान पीपल्स पार्टी के हैं और आज़म सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अब हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है ये सीटें हासिल करने के बाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ उम्मीदवार थे, जिनके लिए पूरा दिन इलेक्शन हुआ, खुर्रम ज़ीशान, उनको एक वोट भी नहीं पड़ा। जो इमरान खान के नज़रिए का कह के जो बैठे नहीं थे और इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनको सिर्फ एक वोट मिला है। ये आज का इलेक्शन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी मुराद सईद को सेनेट में लेके आना है, क्योंकि हुकूमत कहती थी कि लोग कहते थे कि उसके ऊपर रेड लाइन लग चुकी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो दूर की बात है, वो पार्लियामेंट में और इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान थे, रिटर्निंग अफसरान, फिर पेशावर हाई कोर्ट से मंजूर हुए थे इन तमाम लोगों के। ये पेशावर हाई कोर्ट ने इनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया था, क्योंकि कहा गया था कि जी ये सारे के सारे मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, मुकदमात से भागे हुए हैं और इनको सेनेट इलेक्शन के लिए अहल नहीं है। उसका फ़ैसला भी दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, इनको अहल करार दिया था और आज वो सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुराद सईद को सेनेट का मेंबर बनवाना ये कामयाबी है। हाँ, नलायकी ये है कि एक सीट और मिल सकती थी, जो इन्होंने कंप्रोमाइज़ करके वो सीट न ली, या इनको कोई डाउट्स थे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।